हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सिंह, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का वीडियो हम लोग डिक्लाइन मुगल पीरियड के शासकों के काल में कौन कौन से कार्य किए गए और उसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के संबंध में बनाएंगे और उसके एक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को बड़े ही बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। 3 मार्च 1707 ईस्वी को जब औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हो गई, तो उस समय औरंगजेब के शासनकाल के अंतर्गत 21 सूबा थे। औरंगजेब के शासनकाल के अंतर्गत 21 सूबा थे। जो सूबा पहला एक काबुल था, दूसरा 14 सूबा नॉर्थ इंडिया में था और तीसरा 6 सूबा साउथ इंडिया में था। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य के इतने बड़े क्षेत्रों को बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने 3 जीवित पुत्रों के बीच एक वसीयत कर रखी थी, जिससे इसका साम्राज्य बड़े ही बेहतर तरीके से संचालित हो सके। और यह वसीयत इस प्रकार था। बीजापुर है और हैदराबाद का सूबा उसने अपने पुत्र कामबख्श को अधीन रख दिया था। पहला 11 सूबा जिसकी राजधानी दिल्ली थी, उसे मुअज्जम के अधिकार में देने की बात की थी। और 8 सूबा जिसकी राजधानी आगरा थी, वह आजम को देने की बात किया था। परंतु औरंगजेब ने इस वसीयत के द्वारा अपने साम्राज्य को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जो अपने बेटों के बीच बांट रखा था, फिर भी उत्तराधिकार का युद्ध नहीं रुका और उत्तराधिकार के युद्ध हुआ। और उत्तराधिकार के युद्ध के फलस्वरूप उत्तराधिकार का युद्ध में जाजू का युद्ध हुआ, जो 1707 ईस्वी में हुआ, जो मुअज्जम और आजम के बीच हुआ। और इसमें मुअज्जम विजयी रहा और विजयी होने के बाद 63 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। फिर उसने बीजापुर का युद्ध 1709 ईस्वी में काम बख्श के साथ किया और यह युद्ध हैदराबाद के निकट हुआ और इसमें काम बख्श पराजित हुआ और बहादुर शाह प्रथम एक छत्र शासक बनने में सफल रहा। और इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या मुअज्जम गद्दी पर बैठने में सफल रहा। यानी बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या मुअज्जम। उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद 63 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से मुअज्जम गद्दी पर बैठने में सफल रहा और उसने निम्न नीतियों का सहारा लिया। उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई, मेल मिलाप की नीति अपनाई, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और इस प्रकार
उसने मुगल कैद में जो संभाजी के पुत्र साहू बंदी थे उन्हें छोड़ दिया, यानी साहू को मुगल कैद से छोड़ दिया और उन्हें सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, परंतु चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। और साथ ही साथ साहू को विधिवत छत्रपति या महाराज भी नहीं माना, जिसके कारण मराठा दक्षिण भारत में मुगलों के प्रति द्वंद्व के प्रतीक हो गए और दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य के प्रति वह स्वामी भक्त न होकर उसके लिए वह कठिनाई प्रस्तुत करने लगे। दूसरा, बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के प्रति पुरस्कार और दंड की नीति अपनाई। पुरस्कार और दंड की नीति अपनाई एवं दंड की नीति अपनाई दंड की नीति अपनाई जहां उसने सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान किया। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर को दंडित किया और लौहगढ़ पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। बाद में बंदा बहादुर ने फिर से लौहगढ़ पर अधिकार करने में सफल रहा। नेक्स्ट, तीसरा, बहादुर शाह प्रथम ने बुंदेला सरदार छत्रपाल और सरदार छत्रपाल और जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। यही जाट सरदार चूड़ामन जब बंदा बहादुर के विरुद्ध बहादुर शाह प्रथम ने अभियान किया था तो इन्होंने उनकी सहायता की थी। इसके बाद राजपूतों के प्रति भी बहादुर शाह प्रथम ने द्वैत परक नीतियां अपनाई, जहां पर उसने राजपूत शासक जय सिंह और अजीत सिंह को उसका साम्राज्य सौंप दिया। वहीं पर उन दोनों को मालवा और गुजरात की सूबेदारी नहीं दी, जिसके कारण राजपूत भी बहादुर शाह प्रथम के प्रति स्वामी भक्त नहीं रहे। और इसके अलावा बहादुर शाह प्रथम ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अंधाधुंध यानी ज्यादा से ज्यादा जागीरें बांटी, ज्यादा से ज्यादा पदोन्नति दी, प्रशासन के प्रति लापरवाह रहे, जिसके कारण धीरे धीरे उसका खजाना खाली होते चला गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय खजाना में मात्र 13 करोड़ रुपया रह गया था। इसी कारण बंदा बहादुर भी उसे बार बार द्वंद्व के लिए प्रस्तुत होते रहे और इस प्रकार बहादुर शाह प्रथम के शासन काल में सम्राट धीरे धीरे पतनमुखी होते हुए चल जाने लगा। और इसी कारण खाफी खा नामक इतिहासकार ने कहा है कि बहादुर शाह प्रथम के चरित्र में कोई दोष नहीं था, परंतु वह प्रशासन के प्रति इतना लापरवाह था जिसके कारण वह प्रशासन धीरे धीरे अस्त व्यस्त होते चला गया। और इसी खाफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को एक उपाधि साहे बेखबर को दी। खबर यानी 1707 ईस्वी में जो बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा, उसका 4 नाम इतिहास में आता है। पहला मुअज्जम, दूसरा बहादुर शाह प्रथम, तीसरा शाह आलम प्रथम, चौथा साहिब बेखबर। जब 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई, उस समय उसके 4 पुत्र थे। पहला जहांदार शाह, दूसरा अजीम उस शान,
इसी का पुत्र फर्रुखसियर था। तीसरा रफी उस शान, रफी उस शान। चौथा जहान शाह, और इसी का पुत्र मोहम्मद शाह था। जब 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार का युद्ध इतना जल्दी और सशक्त होने लगा कि कई दिनों तक बहादुर शाह का शव पड़ा रहा और उत्तराधिकार का युद्ध चलते रहा। यानी मुगल सम्राट धीरे धीरे पतनमुखी होने लगे। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद एक और घटना घटी, यानी 1707 के बाद या पूर्व या बाद, पूर्व या 1707 से बाद से जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, वह उत्तराधिकार के युद्ध शासकों या युवराजों के बीच होता था। राज के बीच विभिन्न गुट उनकी सहायता करते थे, परंतु 1707 के बाद, 1707 के बाद या 1712 से विभिन्न गुट अपने आप को आपस में शक्तिशाली करने लगे। यानी विभिन्न अमीर अपने आप को शक्तिशाली करने लगे और इस समय 3 गुट, ईरानी गुट जिसका नेतृत्व जुल्फिकार खां के हाथ में था, जुल्फिकार खां, तुरानी गुट जिसका निजामुल मुल्क के हाथ में था, और भारतीय मुसलमान गुट जिसका नेतृत्व सैयद बंधु कर रहे थे। यानी इन गुटों ने अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगे और बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहादार शाह को ईरानी गुट के प्रमुख जुल्फिकार का साथ मिला और वह गद्दी पर बैठने में सफल रहा। और इस प्रकार से अब बहादुर शाह प्रथम के बाद जहादार शाह गद्दी पर बैठा, शाह गद्दी पर बैठा जिसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। इनकी सहायता जुल्फिकार खां ने की थी। इसी कारण शासन व्यवस्था पर जुल्फिकार खां का प्रभाव काफी रहा और जुल्फिकार खां वजीर बनने में सफल रहे। और इनके शासनकाल में निम्न घटनाएं घटी, यानी जहांदार शाह ने जजिया कर को हटा दिया, पहली बात। दूसरा, जहांदार शाह ने या जुल्फिकार खां ने राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा की सूबेदारी दी। दूसरा, राजपूत शासक अजीत सिंह को
महाराजा की उपाधि दी और उन्हें गुजरात की सूबेदारी दी गई। यानी जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को हटा दिया गया। राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई और मालवा की सूबेदारी दे दी गई। राजपूत शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई और गुजरात की सूबेदारी दे दी गई। और इसके अलावा मराठों को के साथ भी समझौता किया गया और उन्हें सरदेशमुखी और चौथ दोनों वसूलने का अधिकार दे दिया गया। परंतु वसूलने का अधिकार मुगल अधिकारियों के हाथों में रखी गई। इसके अलावा बुंदेला शासक छत्रपाल, जाट शासक चूड़ामन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया गया, परंतु सिखों के साथ आक्रामक नीति अपनाई गई। और इसी समय सैयद बंधुओं में हुसैन अली को पटना का उप गवर्नर बनाया गया, अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का गवर्नर बनाया गया और इस प्रकार से शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। जुल्फिकार का खां के द्वारा एक और इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। यानी कृषि में जो कर वसूली किया जाता था वह इजारेदारी व्यवस्था के द्वारा किया जाने लगा, यानी ठेकेदारी के द्वारा किया जाने लगा। यानी कर वसूली को ठेका पर दिया जाने लगा, यानी साल भर की बोली लगाकर वह एक एक क्षेत्र की कर वसूली की। इससे क्या हुआ, किसानों का शोषण हुआ। नेक्स्ट, जहांदार शाह के ऊपर एक लाल कुंवर नामक वेश्या का भी काफी प्रभाव था, जिसके कारण वो शासन व्यवस्था के ऊपर विभिन्न प्रकार के चारणों, गायकों, नर्तकियों का प्रभाव बढ़ते हुए चला गया। और तीसरा, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जहांदार शाह के शासनकाल में फर्रुखसियर धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते हुए चला गया। यानी बहादुर शाह प्रथम का द्वितीय पुत्र असीम उस शान का पुत्र फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से अपना प्रभाव बढ़ाते हुए चला गया। और जहां 1713 ईस्वी में उसने जहांदार शाह के लिए चुनौती प्रस्तुत करने लगा और सैयद बंधु इनकी सहायता करने लगे। और इस प्रकार से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह के शासन को समाप्त कर दिया और सैयद बंधु की सहायता से शासक बनने में सफल रहे। और इनका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। और इस प्रकार से इनके शासनकाल में सैयद बंधु, जिसे हम किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं, राजा बनाने वाला के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार से सैयद बंधु की सहायता प्राप्त करके फर्रुखसियर शासक बनने में सफल रहा। और धीरे धीरे फर्रुखसियर ने ईरानी गुट के प्रमुख जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी और जयसिंह को, राजपूत शासक जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि दी। जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि दी थी, फर्रुखसियर ने सवाई की उपाधि दी और सैयद बंधु राजपूत शासक अजीत सिंह के विरुद्ध अभियान किए और अजीत सिंह के पुत्री के साथ फर्रुखसियर ने शादी कर ली। यानी राजपूत शासक जय सिंह का भी प्रभुत्व फर्रुखसियर के शासन में बढ़ा और
राजपूत शासक अजीत सिंह के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। नेक्स्ट, अब्दुल्ला, सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला वजीर बनने में सफल रहा और हुसैन अली मीर बख्शी बने। यानी दोनों सैयद बंधु एक वजीर यानी वित्त मंत्री बन गए और दूसरा सेनापति बन गए। यानी फर्रुखसियर नाम मात्र के शासक रहे और शासन व्यवस्था पर सैयद बंधुओं का प्रभाव काफी सफल हो गया, काफी प्रभाव स्थापित हो गया। इस फर्रुखसियर के शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। कुछ स्थानों पर फिर से जजिया को हटाया गया, कुछ स्थानों पर तीर्थ कर को भी हटाया गया और साथ ही साथ जाट सरकार चूड़ामन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। परंतु सिखों के नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैनिक अभियान किए गए और उन्हें गुरुदासपुर के निकट गुरुदास नंगल यानी गुरुदासपुर के निकट गुरु नंगल दास के किले में पराजित किया गया और इसे बंदी बना लिया गया और फिर 1716 ईस्वी में इन्हें दिल्ली में फांसी दे दी गई। अब देखते हैं बंदा बहादुर के विषय में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौरी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम मतलब इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौरी नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक जगह पर इन्हें सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के साथ भेंट हुआ था और गुरु गोबिंद सिंह ने इन्हीं लक्ष्मण देव को अपना बंदा नियुक्त किया था। बंदा का मतलब होता है सेवक और तब से इनका नाम बंदा बहादुर हो गया। यही फर्रुखसियर के शासन काल में 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता हुआ और 3000 रुपये के बदले में बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट, इसी फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू के साथ और सैयद बंधु के एक समझौता हुआ था और इसी समझौते में सैयद बंधुओं ने इन्हें दक्षिण भारत के सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया गया और साहू ने इन्हें यदि विपरीत परिस्थितियों में इन्हें सहायता करने का वचन दिया और इसे ही इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
यानी सैयद बंधुओं ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण भारत से आने वाले वित्तीय संसाधन को मराठों के हाथों में सौंप दिए और इस प्रकार से दक्षिण भारत का विभिन्न सूबा धीरे धीरे मराठों के प्रभुत्व से निकलते चला गया। इसी के शासनकाल में जो दक्षिण भारत में सिख सूबा थे, इस सिख सूबा की सूबेदारी या सूबेदार निजामुल मुल्क को नियुक्त किया गया था। ये सारे काम हुए। नेक्स्ट, जब धीरे धीरे फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के बीच संबंध खराब होने लगे तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को पहले अंधा कर दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। और मुगल इतिहास में यह पहला उदाहरण मिलता है कि किसी अमीर के द्वारा किसी शासक बादशाह की हत्या की गई हो। तो इस बातों को आप ध्यान रखिए कि मुगल इतिहास में पहली बार किसी अमीर, यानी सैयद बंधु अमीर थे, उनका प्रशासन पर विशेष पकड़ थी और प्रशासन की सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित किए थे। और धीरे धीरे जब फर्रुखसियर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे तो उन्हें गद्दी से हटाने की कोशिश की और धीरे से गद्दी से हटा करके उन्हें पहले अंधा किए, बाद में उसकी हत्या कर दिए। यानी मुगल इतिहास में पहली बार सर्वप्रथम यह उदाहरण मिलता है कि किसी अमीर ने मुगल शासक की हत्या की हो। हत्या करने के बाद सैयद बंधुओं ने दो शासक को गद्दी पर बैठाए। पहला थे रफी उद दरजात और दूसरा रफी उद दौला। यह मुगल शासकों में सबसे कम समय तक शासन किए, सबसे कम समय तक शासन किए और इनकी मृत्यु टीबी होने के चलते हो गई। उसके बाद रफीदौला शासक बने, इनकी भी मृत्यु पेचिश के कारण हो गई। इसके बाद फिर 1719 ईस्वी में ही बहादुर शाह प्रथम के चौथे पुत्र जहान शाह के पुत्र मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया और मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठने के बाद वह पूर्व की घटनाओं को बड़े ही बेहतर तरीके से जानता था, समझता था, सैयद बंधुओं के क्रियाकलापों को बेहतर समझता था। गद्दी पर बैठने में उसने सैयद बंधुओं की सहायता तो ली, परंतु अपने साम्राज्य से सैयद बंधुओं को छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा और जिसके कारण उसने धीरे धीरे सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। मोहम्मद शाह जिसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। अब एक शासक के लिए कितनी शर्म की बात है, यानी वह कितना अधिकार विहीन हो चुका है कि वह अपने ही वजीर और सेनापति के विरुद्ध षड्यंत्र करे और षड्यंत्र करके उन्हें अपने शासन से हटाने की कोशिश करे। और इसी दौरान उसने धीरे धीरे सैयद बंधुओं के बीच षड्यंत्र करने लगा। यानी एक शासक इतना कमजोर हो चुका था मतलब योग्य नहीं था। अपना ज्यादा से ज्यादा समय पशु युद्ध को देखने में व्यतीत करता था
प्रशासन के प्रति प्रशासन के प्रति लापरवाह होते चला जा रहा था। और इसी क्रम में धीरे धीरे सैयद बंधुओं की हत्या की कोशिश की गई। इसमें सैयद बंधुओं में हुसैन अली जो सेनापति था, उसने उसकी हत्या हैदर खान ने कर दी। हैदर खान ने कर दी। फिर अब्दुल्ला को बंदी बना लिया गया। अब्दुल्ला को बंदी बनाया गया। जेल में ही ने विष देकर मार दिया गया। विष देकर के मार दिया। और इस प्रकार से मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं से छुटकारा पाने में सफल रहा। सैयद बंधुओं ने छुटकारा पाने में सफल होने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने निजामुल मुल्क को वजीर बनाया। निजामुल मुल्क ने मुगल सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने की कोशिश की और स्वामी भक्ति प्रदर्शित करके राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की, परंतु मोहम्मद शाह एक शक के दायरे में रहते हुए वह निजामुल मुल्क को सहायता प्रदान नहीं किया। और इस प्रकार से निजामुल मुल्क भी धीरे धीरे साम्राज्य में अपनी वफादारी को सुनिश्चित नहीं कर पाया और धीरे धीरे वह दक्षिण भारत अभियान चला गया। और इसी के शासन काल में धीरे धीरे 3 राज्य स्वतंत्र हो गए। बंगाल, मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र होने, अवध, सआदत खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। और फिर यही निजामुल मुल्क 1724 ईस्वी में हैदराबाद चला गया। और है दक्षिण भारत के मुगल सूबेदार मुबारिज खां को शकूर खेड़ा के युद्ध में पराजित कर एक छत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। और धीरे धीरे स्वतंत्र कर लिया। इसी निजामुल मुल्क को मोहम्मद खान ने आसफ खां की उपाधि दी थी। और इस प्रकार मोहम्मद शाह के शासन काल में धीरे धीरे बंगाल, अवध और नए राज्य के रूप में हैदराबाद की स्थापना हो गई। 1737 ईस्वी में मुगल पेशवा बाजीराव प्रथम दिल्ली अभियान किया, परंतु किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। और इस प्रकार से मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। फिर 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ। अब हम लोग नादिर शाह के विषय में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जब 1736 ईस्वी में फारस के शासक फारस कहिए, फारस या ईरान के शासक, फारस या ईरान के शासक
मास्प शाह की मृत्यु हो गई तो नादिर शाह फारस या ईरान के शासक बना। फिर 1738 ईस्वी में वह गजनी नगर पर प्रवेश किया और काबुल पर अधिकार कर लिया और मुगल सूबेदार नासिर खां को पराजित कर दिया। इस प्रकार से काबुल जो मुगलों का अधीन था वो धीरे धीरे मुगलों के अधीन से बाहर चला गया। इसके बाद वह अटक होते हुए करनाल पहुंचा और इसी में करनाल का युद्ध हुआ। एक तरफ मोहम्मद शाह फारस के शासक नादिर शाह था, इसे ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यानी भारतीय और विश्व इतिहास में 3 नेपोलियन की बात आती है। एक तो फ्रांस के नेपोलियन है, दूसरा भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तीसरा ईरान के नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फारस या ईरान का शासक नादिर शाह को नेपोलियन कहा जाता है, भारत के शासक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है और फिर फ्रांस के शासक नेपोलियन था। ठीक, एक तरफ नादिर शाह था, दूसरी तरफ मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह ने अपने कुछ वीर योद्धाओं के साथ, जिसमें कमरुद्दीन थे, निजामुल मुल्क थे, निजामुल मुल्क थे, के लेकर के युद्ध भूमि में उतरा। उतरने के बाद निजामुल मुल्क के प्रयासों के फलस्वरूप नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच समझौता होने की स्थिति पैदा हो गई और इस समझौते के फलस्वरूप निजामुल मुल्क ने काफी प्रयास किया, परंतु इसी दौरान मुगल सेनापति कमरुद्दीन की मृत्यु हो गई और निजामुल मुल्क को मुगल सेनापति बना दिया गया, जबकि अवध के शासक सआदत खां चाहता था कि हम मुगल सेनापति बने और इसी दौरान उसने निजामुल मुल्क को सआदत खान ने वजीर बनने के बाद उससे नाराज होकर सआदत खान ने एक सलाह नादिर शाह को दिया कि यदि आप इस समझौते को तोड़कर दिल्ली पर अधिकार करते हैं तो आपको हम काफी धन देंगे और इसी लोभ में नादिर शाह दिल्ली पर अधिकार करने चला आया और करनाल के युद्ध के फलस्वरूप करनाल के युद्ध के फलस्वरूप नादिर शाह दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार किया और इसके बाद उसने अपने नाम का खुतवा पढ़ा, अपने नाम का सिक्का जारी किया। फिर एकाएक 1740 ईस्वी में यह अफवाह फैला दी गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई, जिसके कारण दिल्ली के लोगों ने विद्रोह कर दिया और अंततोगत्वा नादिर शाह के सैनिकों की हत्या कर दी। इससे नाराज होकर नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया और इसके बाद वह फिर से दो काम किया। उस दिल्ली में 57 दिनों तक रहा। अपने पुत्र का विवाह मोहम्मद शाह की पुत्री के साथ किया। दूसरा, कोहिनूर हीरा लेकर चला गया। दूसरा, शाहजहां ने मुगल बादशाह को बैठने के लिए तख्ते ताउस नामक एक जो सिंहासन बनवाया था उसे लेकर के चला गया और फिर काफी हीरे जवाहरात और नकदी को लेकर के नादिर शाह लौट गया और मोहम्मद शाह को फिर से दिल्ली का बादशाह बनाने में सफल रहा। इस प्रकार से करनाल के युद्ध मुगल इतिहास में एक बड़ा ही व्यापक युद्ध के रूप में स्थापित हुआ और मुगल सत्ता धीरे धीरे इतने कमजोर हो चुकी थी जिसके बाद मुगल सत्ता के पतन को रोकना संभव नहीं हुआ।
मुहम्मद शाह के बाद मुहम्मद शाह के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा। अहमद शाह गद्दी पर बैठा, अहमद शाह शासक बना। इसका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा। और इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत पर हुआ। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत पर हुआ, जबकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, परंतु वह आक्रमण सफल नहीं हुआ था। परंतु इसके शासनकाल में अब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत पर हुआ और इस समय वह आक्रमण सफल रहा। अहमद शाह आक्रमण के बाद आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक रहा। इसी के शासनकाल में अब्दाली दिल्ली में प्रवेश किया। इसी के शासनकाल में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सफल रहे और सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर मीर जाफर को गद्दी पर बैठाने में सफल रहे और अपने अब एक छत्र यानी अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था पर अपना अधिकार जमा लिए। इसके बाद जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई, उस समय आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाह आलम द्वितीय बिहार में था। वहीं पर इसकी ताजपोशी हो गई। जबकि 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 एक वजीर इमाद उल मुल्क ने शाहजहां तृतीय को दिल्ली में गद्दी पर बैठाया और इसी समय दो शासक मुगल सत्ता में स्थापित हो गए, जबकि बाद के कालों में शाह आलम द्वितीय अपना एक छत्र राज स्थापित करने में सफल रहा। इसी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। द्वैत शासन की शुरुआत हुई। क्लाइव प्रथम गवर्नर बनने में सफल रहा। इसी के शासनकाल में 1803 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये सारी चीजें। उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद इसका पुत्र अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा। इनका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा।
इसी के शासनकाल में मुगल सिक्का बंद कर दिया गया, यानी इसी के शासनकाल में 1835 ईस्वी में मुगल सिक्का बंद कर दिया गया। इसी के शासनकाल में अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन भेजे और इन्होंने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इसी के शासनकाल में धीरे धीरे मुगल सत्ता लाल किले तक सिमटती चली गई। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में केंद्रित हो गई। इसके बाद बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा। इस बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 ईस्वी में हुआ था। 1775 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता जो लालबाई थी वह एक हिंदू परिवार से थी, यानी इनके माता का नाम लालबाई था, जो एक हिंदू परिवार से थी। और बहादुर शाह जफर के समय ही इनका जो पेंशन था 1 लाख रुपया पेंशन था इनका। 1 लाख रुपया पेंशन था और 15 लाख रुपया अन्न खर्च के लिए दिया जाता था। 15 लाख रुपया अन्न खर्च के दिया जाता था, क्योंकि यही बहादुर शाह प्रथम जब मेरठ को 10 मई 1857 को 85 सैनिकों ने विद्रोह किया और वह दिल्ली पर अधिकार कर लिए। तो दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इसी बहादुर शाह प्रथम जाफर को या बहादुर शाह द्वितीय को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी अपने नेतृत्वकर्ता माना, जबकि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर खुद ही असहाय था। परंतु अब लड़ाई भारतीय बनाम अंग्रेज थी और आज बनाम अंग्रेज थी। इसी कारण विद्रोहियों ने इन्हें ही अपना नेतृत्वकर्ता माना। बाद के कालों में अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां पर इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई और इनकी यहीं पर समाधि है। तो 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक जितने भी मुगल शासक गद्दी पर सिंहासनासीन हुए, उनके द्वारा कौन सी नीतियां अपनाई गई, किस प्रकार से फैक्चुअल, सारे के एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश की है और उस बातों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। जैसे 1707 ईस्वी के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा, उसका 4 नाम है, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और एक शाह बेखबर। दूसरा जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, उसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। तीसरा फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा, उसे घृणित कायर की उपाधि दी गई। चौथा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, उसे रंगीला की उपाधि मिली हुई है, यानी इतिहासकारों ने उसे तरह तरह की उपाधियों से विभिन्न शासकों को नवाजा। यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर के बाद रफी उद दर्जात, उसके बाद रफी दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय। उसके बाद 2 शासक एक ही समय में गद्दी पर बैठे, जिसमें शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय था।
परंतु अंततोगत्वा शाह आलम द्वितीय अपना एक छत्र राज स्थापित करने में सफल रहा और उसका लंबा समय रहा, यानी 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया। तो उस समय की विभिन्न घटनाओं को आपको एक साथ याद करने पड़ेंगे, मुख्य घटनाओं को याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1800 दिल्ली पर जब अधिकार किया गया उस समय कौन मुगल शासक थे, किस शासक के शासन काल में मुगल सिक्का बंद कर दिया गया, यानी ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठने में सफल रहा। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा। उस समय कौन कौन सी घटनाएं थी, बहादुर शाह द्वितीय को ही क्यों नेतृत्व प्रदान किया गया, क्या कारण था? क्योंकि 1857 का विद्रोह अब भारतीय बनाम अंग्रेज था और आज भी किसी न किसी रूप में मुगल शासक ही भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसके कारण विद्रोहियों ने उन्हें ही नेतृत्व प्रदान किया। अब इस चीजों को क्रमबद्ध तरीके से आप याद रखते हैं, उसकी घटनाओं को याद रखते हैं, तो आपको बड़े सरल तरीके से ये तथ्य याद हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टॉपिक, जो पहला वीडियो और दूसरे वीडियो जो एक टॉपिक पर है डिक्लाइन मुगल पीरियड, उसके संबंध में 10-15 क्वेश्चन लेकर के बात करेंगे, जिससे इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यदि याद रहेगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि नहीं, कहाँ उस क्वेश्चन को बनाने में एग्जामिनर ने चालाकी की है, उस पर बात करेंगे। जिससे इसी तरीके से प्रत्येक टॉपिक ले लेकर के बात करते जाएंगे, आपके हिस्ट्री से संबंधित सारी समस्याएं बिल्कुल आसानी से समझ में आते चली जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।